आज मैं आपको 2020 की एक हॉरर, थ्रिलर और जंग पर मबनी फिल्म दिखाने जा रहा हूँ जिसका नाम है गोस्ट्स ऑफ वॉर। स्पॉयलर्स हैं, संभल के देखना। दूसरे जंग आजम के आखिर में जब फ्रांस नाजी कब्जे में था, एक अमेरिकन फौजियों का ग्रुप जंगल में सोता हुआ होता है। उनमें से एक क्रिस एक खौफनाक ख्वाब देखता है और जागते ही देखता है कि एक शख्स सामने के दरख्त पर उन्हें देख रहा है। वो शख्स सिर्फ क्रिस को घूरता रहता है, जिससे क्रिस परेशान हो जाता है और अपनी पिस्टल उठा लेता है। उस शख्स ने भी अपनी पिस्टल तैयार कर ली होती है, जिसे देखकर क्रिस पूछता है, तुझे क्या चाहिए? उसे लगता है कि वो उस पर गोली चलाएगा, लेकिन जब क्रिस दोबारा आंखें खोलता है तो वो शख्स गायब हो चुका होता है। अगली सुबह क्रिस और उसकी टीम एक आउटपोस्ट की तरफ निकलने की तैयारी कर रही होती है, जहां उन्हें पहुंचना होता है। कर्क अपने मोजे से होने वाले रैश से परेशान होता है और बर्ची से एक्स्ट्रा जोड़े की दरख्वास्त करता है, लेकिन बर्ची और यूजीन दोनों उसका मजाक उड़ाते हैं। गर्मागर्म बहस हो जाती है कर्क और यूजीन के दरमियान, लेकिन क्रिस सबको आगे बढ़ने का हुक्म देता है। रास्ते में उन्हें एक जीप की आवाज सुनाई देती है। वो सब छुप जाते हैं और ग्रेनेड लॉन्चर के साथ उस पर हमला कर देते हैं। जीप उड़ा दी जाती है और बाकी जिंदा बचे फौजियों को भी वो मार देते हैं। टैपर्ट एक एसएस अफसर की यूनिफॉर्म से एसएस पैच निकालता है और उसके दांत में से सोना निकाल लेता है। कर्क एक जख्मी को मार देता है, जबकि बच्ची नक्शे और कोड किए हुए पैगामात ढूंढता है। कर्क एक और जिंदा बचा हुआ सिपाही ढूंढता है, जो कि बाकी सबसे ज्यादा ठीक लगता है। जब पता चलता है कि वो मेजर है तो बच्ची उससे मुक्केबाजी का कह देता है। मेजर ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होता और फौजियों को सुअर कहकर उनका मजाक उड़ाता है। जब एक और जिंदा सिपाही उठता है तो बच्ची उसका सिर फोड़ देता है, जिसे देखकर मेजर लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। दोनों में मुक्केबाजी होती है और मेजर ज्यादा बेहतर साबित होता है। क्रिस आकर उसे गोली मार देता है। फिर क्रिस अपनी टीम को कहता है कि वो गलत रास्ता ले आए हैं, इसलिए वापस मुड़ना होगा। चलते वक्त टैपर्ट एक नाजी अफसर की कोट भी ले लेता है। रास्ते में जब वो लोग जंगल से गुजरते हैं, उन्हें सामने किसी की आवाज सुनाई देती है। थोड़ी देर में एक ग्रुप रिफ्यूजी लोगों का सामने आता है। टैपर्ट उनमें से एक औरत और उसके बच्चे के पास जाता है और उन्हें कोट, सोना और एसएस पैच दे देता है। सफर जारी रहता है और क्रिस बताता है कि जहां वो जा रहे हैं वो असल में एक कहिला है, जिसे उन्हें महफूज बनाना है। कहिले पर पहुंचकर वो देखते हैं कि एक फौजी जीप में सोता हुआ है। उसे जगाते ही वो अंदर भागता है और अपनी टीम को बताता है कि वो जा सकते हैं। क्रिस और उसकी टीम कहिले के अंदर जाती है और देखती है कि बाकी सब फौजियों को जल्दी से वहां से निकलना है। बर्ची उनसे कहता है कि रेडियो छोड़ जाएं। क्रिस को शक होता है कि सबको इतनी जल्दी किस बात की है, जबकि जगह इतनी अच्छी लग रही है। लेकिन अफसर कहता है कि कुछ लोग छुट्टी लेना चाहते हैं, तो क्रिस उन्हें जाने देता है। बाद में सब किचन में लंच बना रहे होते हैं जब क्रिस कहिले का चक्कर लगाने का फैसला करता है। यूजीन पहले ही इधर उधर देख रहा होता है। क्रिस एक पियानो देखता है और बजाने लगता है। उसकी धुन कहिले के खाली और खौफनाक हिस्सों में गूंजती है। जब वो मेन स्टडी रूम में जाता है तो देखता है कि जमीन पर एक बड़ा सा जला हुआ निशान है, जहां कुर्सी थी, और हवा में अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। बच्ची बाथरूम में कुछ आवाज सुनता है, लेकिन दरवाजा लॉक होता है। जैसे ही वो दूर होता है, दरवाजा खुल जाता है। सब लोग बाद में डेन में जमा होते हैं, खा रहे होते हैं, लेकिन फिर से अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, जिससे वो सब अपना हथियार लेकर चेक करने निकलते हैं। टैपर्ट और बर्ची सेकंड फ्लोर के सीढ़ी से जाते हैं और सब कमरे चेक करते हैं। कर्क और क्रिस भी एक रूम में जाते हैं जहां सामान छुपा होता है, लेकिन कुछ समझ नहीं आता कि आवाज कहां से आ रही है। किचन में जाकर उन्हें पता चलता है कि दूसरे रूम से आवाज आ रही है, लेकिन जैसे ही वो अंदर जाने लगते हैं, दरवाजे खुद ब खुद खुल जाते हैं। जब वो अगले रूम में जाते हैं, पर्दे हटाते हैं तो एक आदमी लटका हुआ नजर आता है, लेकिन हवा चलने पर वो गायब हो जाता है। रात को सब आग के सामने बैठे होते हैं और घोस्ट स्टोरीज सुना रहे होते हैं। टैपर्ट अपनी टेलीस्कोप से बाहर देख रहा होता है। यूजीन बताता है कि उसे बेसमेंट में एक जर्नल मिला जो एक 18 साल के नाजी फौजी का था, जो इस कहिले में रहा था। फिर फायरप्लेस से नॉक नॉक की आवाज आती है और क्रिस कहता है कि ये मोर्स कोड लग रही है। यूजीन इसे डिकोड्स करता है, आई हैव नो लेग्स। अचानक आवाज रुक जाती है। क्रिस अपने लोगों को आराम करने का कहकर होशियार रहने का हुक्म देता है। वो टैपर्ट को अटैक में जाने को कहता है, क्योंकि वहां से नजर रखना बेहतर होगा।
यूजीन बेसमेंट में एक चेस्ट खोलने की कोशिश करता है, लेकिन जब नहीं खुलती तो उस पर बैठ जाता है। उसे एक फोटो मिलती है उस फैमिली की जो इस किले में रहती थी और नाजी जर्नल में उसके बारे में पढ़ता है। फिर अचानक उसकी मोमबत्ती बुझ जाती है। वो लाइटर जलाता है और देखता है कि पीछे कुछ दिखाई देता है, लेकिन जब मोमबत्ती जलाता है तो देखता है कि फोटो में से फैमिली गायब हो चुकी होती है। टैपर्ट अटैक में राइफल सेट करता है और स्कोप से देख रहा होता है जब अचानक उसके पीछे कोई आ जाता है। स्कोप में उसे एक लटका हुआ आदमी नजर आता है, लेकिन अगले ही पल गायब हो जाता है। टैपर्ट फिर से देखता है तो एक भूत लड़का उसके सामने आ जाता है, जिससे वो डर जाता है। पीछे अलमारी पर जोर से नॉक होता है। टैपर्ट बाहर जाता है, लेकिन देखता है कि क्रिस उसे किले के अंदर से घूर रहा होता है। अगली सुबह यूजीन, किर्क और क्रिस बालकनी पर बैठे पिछली टीम के जल्दी निकलने वाली बात डिस्कस कर रहे होते हैं। यूजीन उन्हें पेरिस में टैपर्ट के बारे में बताता है कि कैसे उसे खून में भीगा हुआ पाया गया था, जहां 7 हिटलर यूथ के लाशों के दरमियान बैठा हुआ था, जैसे किसी के साथ कैट्स क्रैडल खेल रहा हो। क्रिस कहता है कि वो खुश है कि टैपर्ट उनकी टीम में है। इसी दौरान टैपर्ट बालकनी पर आ जाता है। टैपर्ट बताता है कि पिछली टीम ने एक रेडियो ट्रांसमिशन सुना था जिसमें कहा गया था कि 50 जर्मन फौजी इस किले के पास से स्ट्रासबर्ग जा रहे हैं। वो मशवरा देता है कि सब लोग जंगल में छुप जाएं, लेकिन क्रिस कहता है कि किले को महफूज रखना चाहिए। टैपर्ट कहता है कि वो अटैक में जाकर उन्हें वक्त से पहले देखेगा और यूजीन को भी साथ बुलाता है। अटैक में वो तैयारी करते हैं। जब रग उठाते हैं तो नीचे एक पेंटाग्राम बना हुआ मिलता है। यूजीन का कहना होता है कि नाजी लोगों ने इस किले के लोगों को किसी रिचुअल में कत्ल किया होगा और वो हिटलर के ऑकल्ट ऑब्सेशन का जिक्र करता है। फिर वो अलमारी उठाकर एक तरफ रख देते हैं। जब वार्डरोब पेंटाग्राम को टच करता है, उसका दरवाजा यूजीन की उंगलियों पर बंद हो जाता है और उन्हें तोड़ देता है। यूजीन समझता है कि टैपर्ट ने जानबूझकर किया है और उसे वार्डरोब की तरफ धक्का देता है। जब वो शीशा देखता है तो उसे एक लटकी हुई औरत का अक्स नजर आता है। बाद में यूजीन, क्रिस और किर्क रेडियो पर एक फ्रीक्वेंसी सुन रहे होते हैं जब उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। एक औरत की आवाज आती है जो कहती है कि वो लोग तुम लोगों के लिए आ रहे हैं। सब ये तस्लीम करते हैं कि शायद ये किला हॉन्टेड है और किर्क कहता है कि नाजियों के आने से पहले उन्हें चला जाना चाहिए। अचानक से फायरप्लेस से फिर से मोर्स कोड की आवाज आती है। यूजीन इसे डिकोड करता है, अगर तुम गए, और जैसे ही वो लिखने लगता है कोई चीज उसके हाथ पे कब्जा कर लेती है और लाइन को मुकम्मल करती है, तुम मर जाओगे। उस रात स्क्वाड नाजी ट्रूप्स के आने के लिए तैयार होती है। टैपर्ट अटैक में होता है और बाकी सब एंट्रेंस के पास बैरिकेड के पीछे छुपे होते हैं। जब नाजी वहां पहुंचते हैं, टैपर्ट उन्हें देखता है और सिग्नल देता है, जबकि ट्रूप्स किले को घेर लेते हैं। वो अंदर घुसने की कोशिश करते हैं मगर दरवाजे लॉक होते हैं, इसलिए वो वापस ट्रक्स में बैठने लगते हैं। तभी अटैक से जोर से किसी चीज की आवाज आती है। नाजी वापस आते हैं और किले पर हमला करते हैं। टैपर्ट सिर्फ एक नाजी को एक वक्त में मार सकता है। अचानक वो लोग ग्रेनेड बैरिकेड के सामने फेंकते हैं और बर्ची उस पर कूद जाता है, उसका पूरा ब्लो ले लेता है। क्रिस कमरे के दूसरी तरफ उछलता है। वो घूमता हुआ उठता है मगर अब भी नाजियों पर फायरिंग करता है और नाजी अंदर घुस जाते हैं और क्रिस बेसमेंट की तरफ भागता है, सीढ़ियों के नीचे छुप जाता है और छुपकर उन ऑफिसर्स पर हमला करता है जो उसका पीछा कर रहे होते हैं। इसी दौरान यूजीन स्टडी में छुप जाता है जब उसे किसी के पीछे होने का एहसास होता है और वेंट से अजीब आवाजें आने लगती हैं। वो अपनी गन रेडी करता है मगर जब वो डेस्क के पीछे से निकलता है तो सामने कोई नाजी नहीं होता बल्कि एक भूत होता है जो अचानक आग में बदल जाता है। एक जर्मन सोल्जर हॉलवे में बर्ची की बर्बाद लाश देखता है और एक दूसरी लाश भी उसके पास होती है। जब वो दूसरी लाश चेक करता है तो क्रिस उसे और 2 और सोल्जर्स को मार डालता है। किर्क बाथरूम में छुपा होता है जब उसे डूबने की आवाज और बच्चों की हंसी सुनाई देती है। वो टब की तरफ देखता है तो देखता है कि एक नाजी उसमें डूब रहा है। टैपर्ट अटैक में कुछ आवाज सुनता है और पीछा करता है, जहां उसे एक नाजी लटका हुआ मिलता है। अगली सुबह स्क्वाड बच्ची के पास जमा होती है और सोचती है कि अगर जरूरत हुई तो उसे मॉर्फिन देकर उसकी तकलीफ खत्म कर दें। क्रिस कहता है कि नाजियों की डेड बॉडीज को बाहर ले जाओ और जब यूजीन और किर्क उन्हें ट्रक तक ले जाते हैं तो वो देखकर डर जाते हैं कि टैपर्ट ने उनके साथ क्या किया है। बाद में वो सब हॉन्टेड एक्सपीरियंस और भूतों के बारे में बात करते हैं। जब यूजीन को समझ आता है कि उन सब के साथ जो भी हुआ वो वही था जो नाजियों ने इस घर में रहने वाली फैमिली के साथ किया था।
जब नाजी उनके घर आए उस दिन फैमिली की बहुत ही खौफनाक मौत हुई। बाप को स्टडी में कुर्सी से बांधकर जिंदा जला दिया गया, बेटे को उसकी मां की आंखों के सामने डुबोया गया और बेटी को अटैक के राफ्टर से लटका दिया गया। उनकी लाशें कभी दफन नहीं हुईं। तो क्रिस पूछता है क्या इसीलिए वो सब भूतों में बदल गए। यूजीन बच्ची को चेक करने जाता है। वहां वो टैपर्ट से डर जाता है जो उसका साथ देता है और पेरिस में हिटलर यूथ वाली कहानी दोबारा सुनाता है। यूजीन को समझ आता है कि हर बात को आसानी से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता और टैपर्ट की कहानी में एक अलग तरह का बोझ है जो उसने उसे याद दिलाकर उभार दिया। बाद में क्रिस को टब का एक बुरा ख्वाब आता है जहां एक भूत उसे डुबाने की कोशिश करता है। जब वो पानी में खींचा जा रहा होता है तो उसे 3 मास्क पहने हुए सोल्जर्स नजर आते हैं जो पहले नर्सेस और फिर सोल्जर्स बन जाते हैं और फिर क्रिस उठ जाता है। अगली सुबह वो लोग बच्ची का ख्याल रखते हैं और कैसल छोड़ने का प्लान बनाते हैं, चाहे इसकी वजह से उन्हें कोर्ट मार्शल ही क्यों न फेस करना पड़े। क्रिस और यूजीन बेसमेंट में वापस जाते हैं फैमिली के किसी सामान की तलाश में। यूजीन लाइटर ढूंढने चला जाता है और क्रिस को जर्नल मिलता है मगर पेजेस खाली होते हैं। जब यूजीन वापस आता है तो उसका लहजा अजीब होता है। फिर अचानक किर्क उन्हें वापस बुलाता है। बच्ची होश में होता है और बार बार कहता है ये सब असल नहीं है और ये उनकी वजह से हुआ। मरने से पहले वो क्रिस का हाथ पकड़कर कहता है कि याद रखना। उस रात बाकी स्क्वाड मेंबर्स फिर कैसल छोड़ने की बात करते हैं। क्रिस कहता है कि उन्हें फैमिली की बॉडीज को दफन करना चाहिए पहले और जर्नल देखने का कहता है। जर्नल के पेजेस अचानक से लिखे हुए मिलते हैं। यूजीन कहता है कि वो क्लू ढूंढेगा कि बॉडीज कहाँ हैं मगर पहले कैसल छोड़ने की सलाह देता है। वो लोग बच्ची को गार्डन में दफन करते हैं और फिर रवाना हो जाते हैं। बेस कैंप वापस जाते वक्त वो लोग एक टूटी फूटी एम्बुलेंस और वही रिफ्यूजीज का ग्रुप देखते हैं जो पहले मिला था। वो आगे बढ़ते जाते हैं और बात करते हैं कि शायद वो आफ्टर लाइफ में फंस गए हैं। फिर वो एक अजीब सी बिल्डिंग के पास गुजरते हैं। बाद में वो फिर से उसी एम्बुलेंस तक पहुंचते हैं और डिसाइड करते हैं कि वापस मुड़ जाएं। स्क्वाड दोबारा उसी तबाह शहर से गुजरती है जहां से पहले गुजरी थी और उस रात जंगल में सोती है। टैपर्ट एक ख्वाब देखता है जिसमें वो अपने आप को अटैक में लटका हुआ देखता है, लेकिन फिर अचानक उसकी आंख जंगल में खुलती है और उसे अपने स्लीपिंग बैग के पास वेत्रू लेक लिखा हुआ नजर आता है। अगली सुबह स्क्वाड दोबारा उसी एम्बुलेंस के पास से गुजरता है। जब वो पीछे मुड़ते हैं तो उनको वही नाजी लाशें नजर आती हैं जो उन्होंने पहले मारी थीं। आखिरकार वो दोबारा कैसल तक पहुंच जाते हैं ये सोचकर कि शायद कैसल उन्हें जाने नहीं दे रहा। उस रात क्रिस सोचता है कि वो रूहों से बात करके जान सकता है कि वो कहाँ दफन हैं। टैपर्ट वेत्रुलेक का लफ्ज कहता है और यूजीन को याद आता है कि उसने ये लफ्ज नाजी जर्नल में पढ़ा था। ये एक पुराना मुसलमान लानत है जो कहता है अगर तुम बुराई को होने दो तो वो 10 गुना बढ़कर वापस आ सकती है। उस रात सब मर्द रूहों का इंतजार करते हैं कि वो आएं और राब्ता करें। कदमों की आवाज आती है जो सीधा क्रिस की तरफ आती है और उसके सामने रुक जाती है। क्रिस एक भूत देखता है जो उसे पकड़ लेता है और खींच के एस्टेट के दूसरे हिस्से में ले जाता है। क्रिस गुजारिश करता है कि भूत पर गोली चलाएं और टैपर्ट उस सिमत गोली चला देता है जहां भूत है, हालांकि उसे नजर नहीं आता। बाकी सब क्रिस का पीछा करते हैं दूसरे घर तक और अंदर जाते ही उन पर अजीब असरात होने लगते हैं। वो किसी और जगह और वक्त के मनाजिर देखते हैं और फिर क्रिस को उस खानदान की लाशों के पास पाते हैं। बाद में फौजियों ने उन लाशों को दफन किया और फादर के जिस्म के साथ जर्नल का आखिरी पन्ना मिलता है। यूजीन वो आखिरी एंट्री पढ़ता है जिसमें लिखा होता है कि ये खानदान फ्रेंच नहीं बल्कि अफगान था और उन्होंने अपनी जान खतरे में डालकर जितने हो सके उतने यहूदी लोगों की जान बचाई। उस पेज में ये भी लिखा होता है कि माँ ने नाजी फौजियों पर वेत्रू लेक की लानत भेजी ताकि वो कब्र तक सताए जाएं। कैसल में यूजीन को जर्नल की एक और एंट्री याद आती है जिसमें अब लिखा होता है कि लाशों को दफन करने से रूहों को वापस जिंदा होने की ताकत मिल गई है। अचानक बिजली चली जाती है और टैपर्ट अटैक में पेंटाग्राम के बीच बैठा होता है। जब गोस्ट्स कैसल में आ जाते हैं वो हर फौजी पर हमला करते हैं और मर्द इनसे लड़ने और गोली चलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी तरीका काम नहीं करता। अचानक वो गोस्ट्स ग्लिच करने लगते हैं और बच्ची का कटा फटा जिस्म क्रिस के सामने आता है और कहता है ये सब हकीकत नहीं है। फिर एक भूत उसे एक शीशे के पास ले जाता है और कहता है कि याद करो।
क्रिस की आंख खुलती है। उसके आसपास नर्सेज और डॉक्टर होते हैं। फिर वो अपने आसपास देखता है और अपने मरे हुए साथियों को देखता है। वो अपनी चादर हटाता है और देखता है कि उसकी टांगें नहीं हैं। डॉक्टर कहता है कि उसकी यादें थोड़ी देर में वापस आ जाएंगी। क्रिस को याद आता है कि वो असल में अफगानिस्तान में फौजी था और उसका स्क्वाड एक डॉक्टर को बचाने गया था जो अमेरिकन की मदद कर रहा था। उनका मिशन था कि उसे काबुल के एक सेफ हाउस तक ले जाया जाए। डॉक्टर उसे बताता है कि ये एक फैसिलिटी है जहां वो एक कंप्यूटर सिमुलेशन से जुड़े हुए हैं जो पीटीएसडी से फौजियों की रिकवरी में मदद करता है जब तक उनके जख्म भरते हैं। क्रिस एक और याद में चला जाता है जहां टैपर्ट दो बच्चों से बात कर रहा होता है जो कैट्स क्रेडल खेल रहे होते हैं और उनमें से एक को एक खिलौना देता है जो उसके बेटे के लिए था। स्क्वाड घर में दाखिल होती है और डॉक्टर का कांटेक्ट फैमिली को कहता है कि तुरंत निकलना होगा क्योंकि उन्हें मैसेज मिलता है कि एक्सट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। एनिमी कॉम्बैटेंट्स घर की तरफ आ रहे हैं। वो डॉक्टर से कहता है कि फैमिली को दीवार में छुपा दो, लेकिन स्क्वाड चाहती है कि फैमिली को छोड़कर न जाए, लेकिन फिर भी वो ऑर्डर्स मानते हैं। दुश्मन आते ही शक करते हैं कि डॉक्टर ने अमेरिकन्स के साथ मिलकर कुछ किया है। वो बच्चों को पकड़ लेते हैं और माँ फरियाद करती है कि उन्हें छोड़ दो। फिर भी वो लड़के को डुबो देते हैं और लड़की को फांसी दे देते हैं, जबकि सोल्जर्स छुपकर ये सब देखते हैं क्योंकि उन्होंने तय कर लिया होता है कि दुश्मन ज्यादा हैं, लड़ना बेकार है। आखिर में वो बाप को केरोसिन में भिगोकर जिंदा जला देते हैं और स्क्वाड कुछ नहीं करती। दुश्मन के जाने के बाद टैपर्ट देखता है कि छोटे बच्चे भी मर गए हैं। जब स्क्वाड घर से निकलती है, माँ चीखती हुई एक बम के साथ बाहर आती है और बर्ची उसे रोकता है, लेकिन सब उड़ जाते हैं। क्रिस वापस प्रेजेंट में आता है और डॉक्टर से पूछता है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। डॉक्टर बताता है कि उन्हें एक सिमुलेशन बनानी पड़ी जिसमें वो WW2 में होते, लेकिन किसी फौरन खतरे में नहीं होते। बर्ची किसी वजह से एक दिन उठ गया और जब उसने अपना जिस्म देखा तो बस मर गया। क्रिस कहता है कि कैसल में जो कुछ उन्होंने देखा और सुना वो सब उनके अपने जहन के सबलिमिनल मैसेजेस थे। वो डॉक्टर से कहता है कि सिमुलेशन में कुछ गड़बड़ है और वेत्रुलेक के बारे में पूछता है। नर्स कहती है कि सब ने किसी न किसी वक्त ये लफ्ज कहा था। जब सोल्जर को याद आता है कि ब्लास्ट के बाद माँ ने उससे ये लफ्ज कहा था, वेत्रुलेक। अचानक फैसिलिटी की लाइट्स फ्लिकर करने लगती हैं और गोस्ट्स वहां भी आ जाते हैं। जब क्रिस कहता है कि उन्होंने उन्हें जिंदगी दी और ताकत भी। सोल्जर्स का जिस्म फिर से हिलने लगता है और क्रिस गुजारिश करता है कि उसे दोबारा सिम में भेजा जाए ताकि वो अपने मर्द बचा सके। नर्स राजी हो जाती है, लेकिन कहती है कि उसकी मेमोरी वाइप कर दी जाएगी। क्रिस की आंख जंगल में खुलती है। वो सामने वाले दरख्त के साथ एक भूत को देखता है और पूछता है, तुम क्या चाहते हो?